राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं विश्वेंद्र पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो क्लासेस चल रही हैं UPSC, RPSC, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जो आज की जो क्लास रहेगी वो आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं जो भी हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास है, जहाँ से जो क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ पर प्रमुख आंदोलनों को यहाँ पर कवर करने वाले होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी रिबन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन, भूटान आंदोलन, इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 1885 से 1951 तक के प्रमुख आंदोलन और घटना को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आइए कवर करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी जो स्थापना वो 1885 में हुई थी। स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक की बात करें तो एलन एक्टोवियन होम, एओ होम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आज भी हाथी है, पहले भी हाथी था। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एंड विद्यालय में हुई थी। इस समय भारत के जो बादशाह थे 1885 वो लॉर्ड डफरिन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्र संघ। आइए अब देखते हैं होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में चलाया गया 1916 में। इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक से याद रखते हैं बेलगांव पुणे, बाल बेल। तो बाल गंगाधर तिलक बेलगांव पुणे से संबंधित है। और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद की बात करें तो 1919 में 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनको यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो महात्मा गांधी वाली जो वीडियो हमने वहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन थे, चंपारण, खेड़ा, वो आंदोलन वो सारे के सारे वहाँ पर कवर किए हैं। अहमदाबाद में आंदोलन वो सारे गांधी जी वाली युग में कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गांधी युग वाली वीडियो को आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। रॉलेट एक्ट अधिनियम, यानी श्री रॉलेट के द्वारा ये बनाया गया था, तो इसको श्री रॉलेट कहते हैं। इसकी जो एक्ट है, अधिनियम है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इसके अंतर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई संदेह होता तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था बिना उसे कोई सूचना दिए। तो इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यानी कोई वकील नहीं होगा, ना कोई अपील, ना कोई दलील, बिना किसी व्यक्ति को बताए उसके संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार करना। तो इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 2 प्रमुख नेता थे। इन्होंने इसका विरोध किया था। तब इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया सरकार द्वारा। तो उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये इंपॉर्टेंट घटना है, ये भी 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। यह शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे नेता थे और जनरल डायर ने इन पर आधाधुंध गोलियां चलवा दी, यानी जिसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने केसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस आंदोलन के विरोध में लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन, हंटर आयोग का गठन किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए और कई हजार व्यक्ति इसमें घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। ध्यान रखना, किसने भारत का सहयोग किया था जनरल डायर का? तो हंसराज ने। किसने सहयोग किया था? हंसराज ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, इस पर फोकस करना है आपको। जनरल डायर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें सहयोग करने वाला कौन था? तो वो था हंसराज। इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने को तैयार रख सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आगामी परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अब आता है खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920, ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। इसी का जो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसी समय चौरा चौरी नामक कांड घटना घटी 1922। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी पुलिस थाने में आग लगा दी और 23 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो ध्यान रखना, इसकी कहीं कहीं डेट चौरा चौरी कांड की 5 फरवरी देखने को मिलती है, तो आपको 4 फरवरी जो डेट है वो सही रहेगी। अगर आपको ऑप्शन में 4 की जगह 5 फरवरी मिलता है तो आपको वही सही करना होगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर 4 या 5 फरवरी देख मिलता है किताबों में, तो जो वास्तविक डेट है वो 4 फरवरी की है। तो जिसे गोरखपुर हत्याकांड या चौरा चौरी कांड के नाम से भी कहा जाता है। इसी घटना से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको 12 फरवरी 1922 में वापस ले लिया था इसी घटना के कारण। ये आपको ध्यान रखना, नोट पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो 12 फरवरी 1922 को। सबने विज्ञान आंदोलन 1930। सबने विज्ञान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की थी। इसी को दांडी मार्च के साथ ही, यानी ध्यान रखना, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च की जो घटना प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को, इसी के साथ सबने विज्ञान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 31 जनवरी 1930। अब 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग पारित की गई थी। तो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग पत्र पर जारी किया था 31 जनवरी 1930 को। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, और लॉर्ड इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन, यानी जब ये 11 सूत्री जो मांग पत्र गांधी जी का नहीं माना गया तो सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था 5 अप्रैल। याद रखना, 5 अप्रैल को दांडी यात्रा भी पूरी हुई थी और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए 1930, 31 और 32। इनको क्रमबद्ध तिथि है, ध्यान रखना, आसानी से याद हो जाएंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? ये लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनल्ड था। ध्यान रखना, गोलमेज सम्मेलन जब तीनों हुए थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड, और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं। इसकी जो तिथि है वो 12 नवंबर 1930, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन, और भाषा लॉर्ड इरविन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां मोहम्मद अली, और दलित वर्ग के नेता की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता,
महात्मा गांधी बादशाह लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता हुआ था, ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन की शर्तें, लॉर्ड इरविन की, सबने विज्ञान आंदोलन के समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन आए, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार ना किया जाए, यानी ब्रिटिश जो सामान है उसका कोई बहिष्कार नहीं होगा। तो ये मांगे थी, शर्तें थी लॉर्ड इरविन की। महात्मा गांधी जी की 11 शर्त सूत्रीय मांग पत्र महात्मा गांधी जी ने जारी किया था लॉर्ड इरविन के समक्ष। वो देखिए 11 सूत्रीय मांग पत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ से आपके लिए ऑप्शन में इस प्रकार से बता कि यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र में कौन शामिल नहीं थे, 3 या 4 उसके शामिल होंगे, लेकिन एक उनसे भिन्न हुआ। तो 11 सूत्रीय जो मांग पत्र है आप यहाँ पर एक बार देखिए। सबसे पहले था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, शराब पर प्रतिबंध। दूसरा, विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, यानी जो विनिमय की जो दर थी वो 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। भूमि लगान आधा हो और काउंसिलिंग का नियोजन रहे। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगाया जाए, रोक लगाई जाए। भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण होना चाहिए। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, जितने भी बंदी बनाए गए। गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तो ये 11 मांग पत्र, सूत्री मांग पत्र था महात्मा गांधी का, इंपॉर्टेंट है। 11 मांगे थी महात्मा गांधी की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, सेंट जेम्स पैरिस, लंदन। इस समय जो भारत के बादशाह थे वो लॉर्ड लिनलिथगो, कौन थे? लिनलिथगो थे। सदस्य, सम्मिलित होने वाले सदस्य मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था कांग्रेस की तरफ से। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस। किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। यह आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक मॉरिस के द्वारा अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी गई थी। और कौन से जहाज से लंदन गए थे महात्मा गांधी? SS राजपूताना जहाज से। ये क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान रखना यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जहाज था? SS राजपूताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासें निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतने बार क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, तो ध्यान रखना। 1932 में हुआ था। कौन से बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था? इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। पूना समझौता इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसकी डेट पूछी जाती है कि पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। और किसके मध्य हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य, यरवदा जेल में, पुणे में। क्या हुआ था? पुणे, यरवदा जेल में। इसके जो परिणाम हुए इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया। ये इसमें परिणाम निकले थे इसके पूना समझौते की। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तानी मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। और कब हुई थी? 24 मार्च 1940। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी। भारत
15 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है। तो दो भागों में बांटा गया था पाकिस्तान को। भूदान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, शुरू किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने सबसे पहले भूमि दान दी थी भूदान आंदोलन में? रामचंद्र रेड्डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।